नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार ज़िंदगी को लेकर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने-अपने घरों में, अपने-अपने शहरों में। आज किरदार ज़िंदगी के 173वें एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, एक बार फिर अभिनंदन है। जैसा कि मैंने कहा था कि फिर अगले बुधवार को एक नई शख्सियत के साथ आऊँगी और उनसे बहुत सारी हम बातचीत करेंगे और बहुत कुछ हम उनसे सीखेंगे उनके अनुभवों से। आज हमारी एक प्यारी-सी माला में 173वें मोती के रूप में पूर्व सीनियर प्रोफ़ेसर एवं हिंदी की आजीवन सेवा करने वाले डॉक्टर पूरन चंद टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में और उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके वही बातें दिल को छूने वाली और दिल से दिल तक पहुँचने वाली। बहुत मुश्किल होता है किसी व्यक्ति के साथ उसके व्यक्तित्व तक की यात्रा करना, वो भी 1 घंटे में, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस पहलू पर बात कर पाएँ जो पहलू बहुत ज़रूरी है छूना। आज हम उनसे बातचीत करेंगे लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका परिचय एक तो परिचय की वो मोहताज नहीं होते, उनका परिचय वो अपने आप में बहुत बड़े परिचय वाले होते हैं। साथ ही अ, बहुत मुश्किल होता है कि आप उनका वृहद परिचय दे पाएँ क्योंकि हमें तो उनसे बातचीत करनी है बहुत सारी। और जब बहुत सारी बातचीत होती है और जब वैभवी आती है बीच में तो फिर आपको पता ही है, बातों का सिलसिला कितना लंबा चलता है। लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व को आप तक पहुँचाने के लिए संक्षेप में ही सही लेकिन उनका परिचय देना दस्तूर भी है और हमारी परंपरा भी है। तो चलिए हम अ, टंडन साहब का परिचय आप तक पहुँचाते हैं। आप हिंदी विभाग के प्रोफ़ेसर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। आपने बहुत सारे देखिए जब अनुवादक की बात होती है तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, किसी भी विषय का अनुवाद करना, तो अनुवादक के रूप में भी आपने बहुत कार्य किया है और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एवं महासचिव भी रहे हैं आप भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली के। आप प्रभारी रहे हैं 1 वर्षीय स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा कार्यक्रम जो कि मान्यता प्राप्त है नई दिल्ली संध्याकालीन हिंदी संस्थान भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली के द्वारा भी आपने कार्य किया है और अगर मैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ, तो आपने बीए किया है हिंदी से और एमए, एमफिल, पीएचडी भी आपने हिंदी से डीलिट भी आपने हिंदी से किया है। हर व्यक्ति एक बात और मैं इसमें लिखा नहीं है परिचय में, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ टंडन सर के लिए क्योंकि छोटा-सा अगर किसी को डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, मानद भी, तो लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर। सर ने मुझे परिचय दिया और अपना नाम पूरनचंद टंडन लिख कर दिया, जबकि डॉक्टरेट की उपाधि उनको इसलिए प्राप्त है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और हिंदी से उन्होंने पीएचडी किया है। देखिए कितने सरल और सहज स्वभाव के धनी हैं और उस पोस्टर में जिस पोस्टर को हम लॉन्च करते हैं, उसमें डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करूँ, उनके परिचय की बात करूँ, तो वो पीएचडी हैं, डीलिट हैं हिंदी में। अनुवाद में स्नातकोत्तर किया है, डिप्लोमा किया है आपने और अनुवाद में पोस्ट एमए डिप्लोमा भी किया है और छोटे समय के लिए। ये तो इनका परिचय है और सबसे बड़ी बात है कि 34 वर्षों तक आपने हिंदी की सेवा की है, हिंदी पढ़ाया है और हिंदी को मुझे लगता है जिया है, गढ़ा है और कुछ ज़रूर ऐसे छात्र-छात्राएँ होंगी जिन्होंने आपसे बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा होगा और वही अनुभव आज हम लेने की आपसे कोशिश करेंगे। कुल पुस्तकों की बात करूँ मैं जो प्रकाशित हैं तो कुल 55 पुस्तकें हैं जिसमें उनकी कुछ अपनी भी हैं 11 और संयुक्त लेखन 14 और संपादित 13 सह-संपादित 14 और प्रकाशाधीन 3 इस तरह से कुल 55 पुस्तकें आपकी हैं और सबसे अच्छी बात है कि इग्नू के आप
प्राध्यापक रहे हैं, जो कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज़ को कहते हैं, और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं जो इग्नू के बारे में बात करते हैं, और मैं चाहूँगी कि सर से हम इस बारे में भी बात करें। बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं आप, और पुरस्कारों की भी बहुत बड़ी श्रृंखला है। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली से प्रतिष्ठित हिंदी अनुवाद विशेषांक अनुवाद पत्रिका का संपादन आपने किया है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी आपको इसके लिए प्राप्त है। और महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा सम्मानित हैं आप 2000 में, और भी बहुत सारे सम्मान हैं। धीरे-धीरे हम इस सम्मान की लिस्ट में आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, और इन्हीं में से बहुत सारी बातें हम बीच-बीच में करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी विलंब के बिना, क्योंकि वैभवी को आपने बहुत देर सुन लिया है, अब टंडन सर को हम सुनना चाहेंगे। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, हमेशा की तरह प्रथम श्रेणी में। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ गई हैं, दोनों बहनें बिल्कुल एकदम सुर लय ताल के साथ हमारे साथ मौजूद है, बहुत-बहुत अभिनंदन। और हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब विलंब की घड़ी समाप्त होती है और हम आदरणीय टंडन सर से मुलाकात करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरी टीम की ओर से। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत आत्मिक आभार वैभवी जी और आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी। मैं नमस्कार करता हूं सभी जुड़े हुए मित्रों से, बंधुओं से, और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपके बीच आने का, आपसे संवाद करने का ये अवसर, ये सौभाग्य मुझे मिला। मैं इस संस्था के विषय में पहले से बहुत अधिक परिचित नहीं था, लेकिन जब आदरणीय प्रोफेसर तनेजा जी ने मुझे कहा, पुष्पलता जी ने कहा, तो मुझे लगा कि ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के बीच में जो भाषा और साहित्य की चर्चा परिचर्चा के लिए इस तरह के कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, उसमें मुझे जाना चाहिए, ये मेरा सौभाग्य है। तो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता, जिस तरह से आप कार्यक्रम को संयोजित कर रही हैं। मेरा हृदय से आभार और कृतज्ञता। अब बहुत-बहुत अभिनंदन जी, जी, हम आगे इस कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। इससे पहले हमारे दर्शक दीर्घा में कुछ महानुभाव एकत्रित हुए हैं, हमारे दिल के बड़े करीब हैं, बहुत अजीज हैं, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। साबिर परवेज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे पटल के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी में से एक हैं। और दिलराम भारद्वाज जी, मुझे पता है आप बहुत खूबसूरत वादी से आते हैं और बहुत सारी खंड आपने दिल्ली थोड़ी-थोड़ी भेज दी है, तो मैं आपका अभिवादन करती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही प्रथम श्रेणी लिखकर भेजा है, बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर तनेजा हमारे कार्यक्रम से जुड़ती हैं, तो प्रथम श्रेणी में वो आती हैं। अगर हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से व्यूअर्स अवार्ड मिलेगा तो वो तनेजा जी को ही जाने वाला है, आप सब इस बात को जरूर समझें। और जो कार्यक्रम को बिना किसी देरी के, और मुझे लगता है कि हर संभव उनका प्रयास रहता है कि हमारे कार्यक्रम से जुड़ें, तो मैं सच में दिल से बहुत आभारी हूँ। और टंडन सर के पास चलते हैं कि सर, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम परिवार की बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने परिवार के बारे में थोड़ा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को एक नई दिशा की ओर ले चलेंगे। आपका स्वागत है सर। जी, मैं परिवार के विषय में जब चर्चा करता हूं तो मेरी वाइफ भी टीचिंग प्रोफेशन में रही हैं, और वो मैथमेटिक्स में, साइंस में और इकोनॉमिक्स में डबल एमए है। तो उन्होंने दिल्ली सरकार में लंबे अरसे तक सेवाएं दी हैं, पीजीटी के रूप में, यानी लेक्चरर के रूप में, और 2 वर्ष पहले वो सेवानिवृत्त हुई हैं। तो उनका विषय एमएससी था मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया, और फिर वो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट कर गई। मेरी 2 बेटियां हैं, और बड़ी बेटी मेरी, उसका नाम है संस्कृति, और वो एमबीए है। वाह, कितना सुंदर नाम है, संस्कृति, वाह क्या बात है। जी जी जी, उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही बीकॉम ऑनर्स किया, फिर एमकॉम किया, फिर एमबीए किया उसने एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान से, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से।
फिर उसका प्लेसमेंट हो गया जेपी मॉर्गन में, जो अमेरिका की एक बड़ी बैंकिंग कंपनी है। 3 साल उसने काम किया, लेकिन कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम था। फिर उसकी हमने 21 में शादी की। उसके हस्बैंड डेल में हैं और बड़ी पोजीशन पर हैं। अब कंपनी वाले उसको बॉम्बे वापस बुला रहे थे, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि बॉम्बे उसे बहुत पसंद नहीं है। तो उसने फिर एक नई कंपनी में प्रयत्न किया। अब वो मास्टर कार्ड में अच्छी सीनियर पोजीशन में है। ये दोनों पति पत्नी यहीं दिल्ली में बसंत कुंज में रहते हैं। गोवा में दोनों का ऑफिस है। दूसरी बेटी मेरी अमृषा है। अमृषा ने भी एमबीए किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। फाइनेंस दोनों का कार्य क्षेत्र है, एमबीए फाइनेंस है। और वह भी अभी जो जिस कंपनी में काम कर रही है वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, गार्टनर है, उसमें वो कार्यरत है। और वो अविवाहित है और आजकल उसके विवाह के लिए प्रयत्नशील है ताकि कोई अच्छा योग्य वर मिले और फिर हम उसकी भी शादी कर सकें। अब मुख्य बात यह है जो यहाँ उल्लेखनीय है कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता अब नहीं है। मेरी 5 बहनें हैं, 4 बड़ी बहनें हैं, 1 छोटी है और मैं अकेला भाई हूँ। तो मेरी बड़ी बहनें मुझे अपना बड़ा भाई मानती हैं। ये एक बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है, क्योंकि जीवन में परिवार में जो भी बड़े निर्णय हुए हैं वो सब मेरी सम्मति से, सहमति से ही हुए हैं। उन सब का मानना यह है कि मैं भले ही उम्र में छोटा हूँ, लेकिन निर्णय में, विचार में वो मुझे अपना बड़ा भाई मानती नहीं है। मेरे पिताजी वस्तुतः रेलवे का काम करते थे, अपना कार्य था। बहुत संघर्ष उन्होंने जीवन में किया। मैं मतलब उसके विषय में उसको शब्दबद्ध करना मेरे लिए उतना संभव नहीं है, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो दिन में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे मेहनत करते थे। अकेले प्राणी थे, सब बहनों को पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया लिखाया। एक ही बात कहते थे कि जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, जो मेरा काम है वो मैं करूं। मैंने अपनी माँ को भी संघर्ष करते हुए और श्रम करते हुए देखा। वो भी ये उस भारतीय माँ की श्रेणी में आती हैं जो सबसे पहले घर में उठती है और सबसे अंत में सोने जाती है। सबको खाना खिलाने के बाद वो खुद खाना अगर बच जाए तो खा लेती है, न बने तो बनाने की हिम्मत नहीं करती दोबारा। ये इस तरह की, लेकिन उनकी आत्मीयता, उनका सद्भाव, उनका शुभाशीष, ये मेरी पूंजी है, मेरी धरोहर है। तो माता पिता ने मैं कह सकता हूं कि मैं जो कुछ हूं उनकी श्रम साधना का प्रतिफल हूं। उन्होंने मुझे हमेशा मेहनत करने, संघर्ष करने, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने, इसकी प्रेरणा दी। कभी ये बोध नहीं होने दिया कि वित्तीय दृष्टि से कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है। हालांकि मैं जानता था कि बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित स्रोत हैं आय के, सब बच्चों को पालना, तैयार करना। तो 63 या 64 में हम दिल्ली आए थे। मेरा जन्म बड़ौत में हुआ था, क्योंकि वो रेलवे का काम करते थे। यूपी में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में था तब वो। फिर हम जमुना पार में एक लक्ष्मी नगर एक जगह है, शकरपुर लक्ष्मी नगर, वहां पर उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट लिया और कई वर्ष लग गए उस प्लॉट का कर्ज उतारने में। एक हालांकि बहुत लंबी कहानी तो नहीं कहूंगा, पर जिस घर में हम रहते थे, एक छोटा सा कमरा था, उसी में मेरे दादा दादी, हम सब वहां पर एक साथ रहते थे एक कमरे में। कच्ची छत थी, बरसात के दिनों में वहां से लाल कीड़े गिरा करते थे, मिट्टी की छत थी। तो हम भाई बहन ये प्रयत्न करते थे कि थोड़ी थोड़ी देर सब सो जाएं। वर्षा ऋतु का जो मौसम था वो बड़ा एक प्रकार से चुनौती भरा होता था, लेकिन ईश्वर ने वो सब उन दिनों से भी निकाला और धीरे 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 मैंने
दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई की है। बीए ऑनर्स किया, फिर एमए किया, फिर एमफिल किया, फिर पीएचडी किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने डीलिट किया। और इस पढ़ाई लिखाई में मैं अगर ये बहुत संकोच से कहूं तो एमए करते हुए लगभग 17-18 घंटे की पढ़ाई की। मेरे घर में पढ़ने लिखने वाले लोगों का माहौल उस तरह नहीं था। मेरी बहनें भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और हिम्मत बनाई, मनोबल बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो जितना पढ़ना चाहते हो। मेरे पिताजी ने भी यही कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, ध्यान दो। वो मैंने किया। लेकिन 81 में जब मेरी एमए पूरी हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक प्राइवेट पब्लिशर की दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। आप शायद जानते हैं राजपाल एंड सन्स। वहां पर मैंने नौकरी शुरू की किताबों की दुकान पर, और 7-8 महीने मैंने वहां काम किया और वो सब किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी किताबों के बंडल भी बांधे और किताबें बेचने भी गया, ये सब किया। लेकिन उसके बाद मन में आया कि मुझे आगे कुछ करना है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जो मैंने एमए जब किया था, तो वहां जो विभागाध्यक्ष थी, वो हम सब शायद जानते होंगे, डॉक्टर निर्मला जैन थी। तो उन्होंने संदेश भेजकर मुझे घर से बुलवाया और ये कहा कि 5 फर्स्ट डिवीजन जिनकी हैं उनको तो मैं जानती हूं, लेकिन ये छठा कौन है इसको मैं नहीं जानती। तो मुझे घर से बुलवाया और बुलवाने के बाद फिर उन्होंने मुझसे बातचीत की, कहा भी कि तुम क्लासेस में मुझे दिखाई नहीं देते थे वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको समझाया कि मैं पीछे बैठता था और अपनी पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी में बैठकर मैंने 12-12, 14-14, उस समय रात को भी लाइब्रेरी खुलती थी, काम किया। और फिर उन्होंने ही मुझे हिंदी विभाग में रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट ऑफर की। यानी हिंदी में रिसर्च कराने वाली एक असिस्टेंट की पोस्ट थी जो डॉक्टर नगेंद्र ने क्रिएट कराई थी, और उसकी उन्होंने मुझे ऑफर किया और कहा कि तुम इस पर काम करना चाहोगे? तो मैंने कहा कि बिल्कुल करूंगा। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और लगभग 4 साल में एडहॉक पर उस पद पर रहा। 2-2.5 साल एडहॉक पर और उसके बाद फिर परमानेंट हुआ, और वहां रहकर मैंने पीएचडी अपनी तो साथ साथ की। सर, जब आपने ये उपलब्धि हासिल की, तब आपको कभी ऐसा लगा कि ये आपकी मेहनत से है या आपके भाग्य ने आपका साथ दिया? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मुझे जो पाठ पढ़ाया था वो था कि श्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए तुम अपना काम करो। हालांकि अगर साहित्य की दृष्टि से मैं कहूं तो कह सकता हूं कि भाग्यम फलति सर्वत्रम, न च विद्या न च कर्मम। न तो विद्या फलित होती है, न कर्म फलित होता है, अंततः फलित तो भाग्य ही होता है। लेकिन भाग्य फलित कब होता है? जब हम कर्म करते हैं और श्रम करते हैं। तो मूलतः मुझे लगता है कि हमने मेहनत की और उसका फल ईश्वर ने समय के साथ दिया। और इस तरह से मैंने लगभग 85-86 तक विभाग में काम किया, और 86 में मेरी नियुक्ति श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है मालवीय नगर में, वहां पर एक स्थायी शिक्षक के रूप में, लेक्चरर के रूप में हुई। इससे पहले 2 जगह मुझे लीव वैकेंसी पर भी नियुक्ति मिली, खालसा कॉलेज में और डीएवी कॉलेज में, लेकिन मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया। पर कुल मिलाकर यदि मैं अपने अकादमिक अनुभव की बात करूं तो वो 81 में शुरू हो गया था। मैंने 75 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके। उस दृष्टि से अगर आज मैं देखूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे 50 वर्ष हो गए, क्योंकि 25 साल ये और 25 साल वो, तो 50 साल का जीवन मेरा इसी में गया है।
बहुत बढ़िया। और सर जब आप अपने बारे में बता रहे थे तो हम बड़े धैर्य से आपकी बात सुन रहे थे, और आपने अपनी पत्नी का ज़िक्र किया और आपने बड़ी आत्मीयता से अपनी पत्नी की उपलब्धियों के बारे में बताया। तो एक बात तो साफ होती है कि हम जिस भ्रांति में जीते हैं, या जो समाज इस वक़्त एक गुमराह की परिस्थिति में है, कि जहाँ पर पति-पत्नी एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या जिस तरह की परिवेश में इस वक़्त हम हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी बात है कि आपने इस तरह से एक सुंदर संदेश हमारे दर्शकों तक और हमारी पीढ़ी तक पहुँचाया है। आपका बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। हमारे साथ मैं ममता सिन्हा जुड़ मैं गई हैं, ए, बहुत-बहुत ए, ए, एक वाक्य और जोड़ूंगा जी। इसमें कि मेरी माताजी जब तक जीवित थी और मेरे विवाह से पूर्व का जो मेरे व्यक्तित्व के निर्माण का जो श्रेय है वो मेरी माँ और मेरे पिताजी को है। लेकिन मेरे विवाह के बाद मैं जो कुछ हूँ उसका सब कुछ मेरी पत्नी को श्रेय है, क्योंकि उसने बहुत सहयोग मुझे दिया और हर क्या कदम बात पर। है सर! बहुत हाँ, बढ़िया। मैं मतलब ये मानता हूँ क्योंकि उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जी, आप कुछ बहुत कह बढ़िया रहे बात। थे? जी, बिल्कुल, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ और बहुत कुछ कहूँगी भी। हमारे साथ आदरणीय प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और पुष्पलता जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। सर, आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। ओके, ओके, सॉरी। जी। पुष्पलता जी ने लिख के भेजा है, आप प्रतिभावान हैं। और मनोभावना सिंह जी हमसे जुड़ गई हैं और वो आपको सादर प्रणाम कह रही हैं। और ममता मनीष सिन्हा जुड़ी हैं झारखंड से, बहुत अच्छी कवित्री हैं। लिखा है अतिथि महोदय को सादर नमस्कार। तो इस तरह से आपका भी अभिवादन हो रहा है और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। नेहा शर्मा जो हमारी टीम की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत सभी का उन्होंने लिखा है, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ नेहा। और दिलराम भारद्वाज जी हमेशा जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम से, और वो जुड़ते हैं कहाँ से? तो बड़ी सुंदर वादी है हिमाचल प्रदेश से। पिछली बार मैंने सर से कहा था कार्यक्रम के दौरान कि सर थोड़ी सर्दी यहाँ भेज दें, तो मुझे लगता है मेरी बात इन्होंने मानी है, थोड़ी-सी दिल्ली में सर्दी आ गई है। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में सर्दी होनी ही चाहिए। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमसे, और हमेशा आप जुड़ते हैं, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बात हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बात ज़रूर पहुँचे। तो टंडन सर, आपने बहुत सारी बातें कही, आपने अपनी पत्नी के बारे में बताया और बहुत गौरवान्वित होकर बताया, ये हमें बहुत अच्छा लगा है। और साथ ही जिस शिक्षा के अनुभव के बारे में आपने बताया, और अनुवाद के क्षेत्र में भी आपने बहुत कार्य किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि अनुवाद के क्षेत्र तक आप कैसे पहुँचे? दरअसल मेरा जो पीएचडी का विषय था वो रीतिकाल के एक आचार्य कवि हैं सोमनाथ, और उनकी समस्त रचनाओं का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि उनकी 7 रचनाएं संस्कृत से हिंदी में अनुदित हैं, ब्रजभाषा में अनुवाद है। तो मेरी रुचि अनुवाद के विषय में जानकारी अर्जित करने की तरफ हुई, और फिर मैंने उसी समय 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन दिल्ली विश्वविद्यालय से भी किया। और तब मुझे लगा कि ये एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें काम किया जा सकता है। तो धीरे-धीरे मैं अनुवाद करने की दिशा में, क्योंकि जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा था, तो वहाँ भी मुझे अनुवाद करना ही पड़ता था। तो अंग्रेज़ी-हिंदी अनुवाद, उसकी जो रेलेवेंस है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही थी, प्रासंगिकता। तब मुझे लगा कि इस क्षेत्र में थोड़ी विशेषज्ञता अर्जित करनी चाहिए। तो मैंने संस्कृत से हिंदी अनुवाद अपने पीएचडी कार्य के लिए किया। फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये मैंने अपनी अभिरुचि को और आगे बढ़ाने के लिए किया, और उसका प्रतिफल आज मैं जो कुछ हूँ उसमें मेरी पीएचडी और डीलिट की भूमिका तो है, एमफिल की भूमिका तो है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वही मुझे ले गया, मुझे लेक्चरर बनाया, फिर सीनियर लेक्चरर हुआ, फिर रीडर हुआ, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, फिर प्रोफेसर हुआ, और सौभाग्य से मुझे रिटायरमेंट से 2-3 वर्ष पहले
बैक डेट से सीनियर प्रोफेसर होने का भी सौभाग्य मिला, जो कि बहुत दुर्लभ उपलब्धि थी मेरे लिए। तो अनुवाद मेरी अभिरुचि का विषय इसलिए भी बन गया कि 90 में भारतीय अनुवाद परिषद की संस्थापिका डॉक्टर गार्गी गुप्ता, उन्होंने मुझे खोजबीन करके बुलाया और कहा कि तुम भारतीय अनुवाद परिषद से जुड़ो। और मैंने फिर वहां उनसे मुलाकात की और संबद्धता हुई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने मुझे अनुवाद परिषद की ये जो पाठ्यक्रम था 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, इसके निदेशक के पद पर मुझे नियुक्त कर दिया। अब आप सोचिए कि 90 से आज तक लगभग 35 वर्ष हो गए। मैं अभी भी वहां जो कोर्स चलता है 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को पहली बार सरकार ने रिकॉग्निशन दिया उस सर, कोर्स आप को। अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं अभी भी वहां पे? अवैतनिक रूप से। सर, मैं एक बात तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति आज के समय में पैसे के पीछे भागता है, और सर ने बहुत जीवन में ऐसे कार्य किए हैं जो अवैतनिक रहे हैं इनके। क्योंकि जब मैं इनका परिचय पढ़ रही थी तो मैं भी थोड़ा हैरान थी कि हर व्यक्ति पैसा पैसा पैसा, और सर ने हिंदी के लिए जो समर्पण दिखाया है, वाकई किरदार जिंदगी में ऐसे ही किरदार की जरूरत होती है हमेशा हमेशा हम लोगों को। और हमारे साथ कुछ और नया नाम जुड़ा है, मैं उनका अभिवादन करती हूँ। आदरणीय बीएल आच्छा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ हमारे पटल की सचिव आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करते रहें। और सर, मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि जो अनुवाद आपने किए, तो कई बार होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, वो अनुकरण करती हैं आपके ही नक्शे कदम पर। तो क्या आपके साथ जो आपने किया, अगर अनुभव की बात करें या शिक्षण क्षेत्र में जो आपने बच्चों को पढ़ाया, तो कितने बच्चे हैं जो आज भी आपके जहन में हैं, या आपके कहते हैं कि गुरुजी आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक टीचर के लिए ना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उनका बच्चा किसी अच्छे क्षेत्र में जाता है या उनके कहने के अनुसार कार्य करता है। तो सर, इस तरह का जो कोई अनुभव आपका रहा हो तो हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। और एक बात और मैं जानना चाहूंगी सर, इसके साथ, इस उत्तर के साथ एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि आपके पसंदीदा टीचर कौन से थे? जी। बहुत मतलब ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर देते हुए मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूँ, इसलिए कि मैं अपने जीवन की सार्थकता इस बात में मानता हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में 80 पीएचडी कराए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से और कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज से। और एक भी व्यक्ति, एक भी शिष्य मेरा ऐसा नहीं है जो बेरोजगार हो। लेक्चरर हैं, रीडर हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर भी हैं, डीन भी हैं। मतलब ये उपलब्धि ईश्वर कृपा से दुर्लभ उपलब्धि है मेरी। दूसरी बात, जब से मैंने ट्रांसलेशन डिप्लोमा के दायित्व को संभाला, डॉक्टर नगेंद्र ने, जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे और हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनकी भी एक संस्था थी जिसको नई दिल्ली सांध्यकालीन हिंदी संस्थान भारतीय विद्या भवन के बीच में, हम जिसकी चर्चा आपने की, उसका दायित्व भी 1996 में उन्होंने मुझे दे दिया। वो मेरे टीचर भी रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र, मैं उनका विद्यार्थी रहा हूं। उनके एक प्रिय शिष्य थे प्रोफेसर महेंद्र कुमार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हिंदी के। मैंने उनके अंडर पीएचडी किया। तो एक तरह से मेरे टीचर प्रोफेसर महेंद्र कुमार थे और प्रोफेसर महेंद्र कुमार के टीचर डॉक्टर नगेंद्र थे। डॉक्टर महेंद्र कुमार मेरे बहुत आदरणीय और पूज्य गुरु के रूप में मेरे साथ रहे। वो हमेशा मुझे शिष्यवत भी और पुत्रवत भी मानते रहे। उन्होंने मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उनके साथ काम किया और उन्होंने उतनी निष्ठा और ईमानदारी से मेरा पालन पोषण भी किया।
तो इसलिए मैं कृतज्ञ हूं उनके प्रति। अब वो नहीं है मेरे बीच। मेरे पिताजी के मृत्यु पर मुझे जो पीड़ा और तकलीफ हुई थी, उतनी ही पीड़ा और तकलीफ मुझे मेरे गुरुजी के जाने पर हुई थी। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र मेरे बहुत आत्मीय और पूज्य रहे, क्योंकि मेरे भी टीचर के टीचर थे, वो भी मुझे बहुत आत्मीय मानते थे और ये दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा। हालांकि मैंने थोड़ी सी असहमति व्यक्त की कि मैं अनुवाद परिषद के कोर्स को देख रहा हूं, तो उन्होंने मेरे गुरुजी को यानी अपने शिष्य को कहकर मुझे ये कहलवाया कि नहीं, ये दायित्व तुम्हें संभालना है। तो तब से अब तक दोनों संस्थाओं में जो विद्यार्थी हैं, उनका एडमिशन, उनकी उनकी शिक्षण की पूरी परिपाटी परंपरा और समस्त कार्य, परीक्षा का, परिणाम का, और यही नहीं, फिर मैंने गार्गी जी की इच्छा थी कि ये कोर्स रिकॉग्नाइज हो, तो इसको रिकॉग्नाइज कराया, दोनों जगह का कोर्स रिकॉग्नाइज हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मुझे गौरवान्वित करती है कि अनुवाद के क्षेत्र में पूरे देश में, दुनिया में मेरे 1000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो अनुवादक हैं, जो हिंदी ऑफिसर हैं, जो इंटरप्रेटर हैं, जो तत्काल भाषांतरण का काम करते हैं, बैंक में, इंश्योरेंस बीमा में, एयरपोर्ट अथॉरिटी पर, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज में, जितने मिनिस्ट्रीज में, हर मिनिस्ट्री में मेरे विद्यार्थी हैं। क्या अब बात है मुझे सर, अच्छा ये तो गौरव, जी सर, बहुत जी गौरव का जी पल है और बहुत हाँ अच्छा मुझे भी लग रहा है सुनकर। और आपके लिए एक प्रश्न भी आया है, वो भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उससे जी पहले मोहम्मद इशहाक खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिवादन करती हूँ मैं आपका। और जयश्री पुरवार जी जुड़ी हैं और उन्होंने लिखा है कि नमस्कार टंडन साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनने में। और बहुत अच्छी बात होती है जब कोई भी दर्शक श्रोता आपसे जुड़े हुए होते हैं और आपको अगर वो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, तो और कुछ नया जानने की उनकी एक लालसा होती है, और वो लालसा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर पूर्ण होती है। डॉक्टर तनेजा पूछ रही हैं कि क्या किसी शारीरिक रूप से विकलांग किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है, कोई दृष्टि बाधित है या कुछ इस तरह से, तो वो पूछ रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उनका उत्तर दें। हाँ मैडम, बहुत सारे बच्चों को जीवन काल में हम जानते हैं कि ये जो दृष्टि बाधित या जिसको आजकल हम दिव्यांग शब्द से संबोधित करते हैं, ऐसे बच्चे आरक्षण के रूप में उनको प्रवेश मिलता है और उनको पढ़ाया भी है। और मैंने ऐसे एक आध बच्चे को पीएचडी भी कराई है। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनके पास प्रतिभा है। उस प्रतिभा को अगर अवसर मिले तो वो बच्चे भी बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे, एमए में जिनको मैंने पढ़ाया, एमफिल में पढ़ाया, वो पीएचडी में भी पढ़ाया कोर्स वर्क में, वो आज कई कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग में है। यानी शोध भी मैंने उनको कराई और शिक्षण प्रशिक्षण भी मैंने उनको दिया, और कुछ बच्चों को अनुवाद में भी मैंने ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया। वो भी कोई बैंक में हिंदी ऑफिसर लगा हुआ है, कहीं कोई अनुवादक लगा हुआ है। तो ये भी बड़ी अच्छी स्थिति है। और एक सीईसी एक संस्था है जिसको यूजीसी की संस्था के रूप में हम जानते हैं। वहां पर वैभव जी मैं लगभग पिछले 17-18 वर्षों से जुड़ा हूं। प्रति माह मेरे 5-6 लेक्चर 1-1 घंटे के वहां रिकॉर्ड होते हैं, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर कोई सुनना चाहे तो सीईसी यूट्यूब पर जाए, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। वहां मेरे 500 से ज्यादा लेक्चर हैं, मोर देन 500। और कोई विषय ऐसा नहीं है, पत्रकारिता का, अनुवाद का, साहित्य का, इतिहास का, समकालीन मुद्दे जैसे टीचर्स डे पर, शिक्षक दिवस पर, जैसे गुरु पूजा पर, जैसे सांस्कृतिक उत्सवों पर, उन सब पर भी मेरे व्याख्यान हैं। और अभी भी मैं आजकल अनुवाद पर ही एक श्रृंखला मेरी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पर, मास मीडिया पर, ट्रांसलेशन पर, ऐसे काव्यशास्त्र पर, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य, इन सब पर जी लगातार। और सीईसी मुझे लगातार 1 महीने में 5 बार 6 बार बुलाती है, वहां भी
विकलांगों के लिए यानी दिव्यांगों के लिए जो टेलीकास्ट होते हैं प्रोग्राम, उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। एक बहुत बढ़िया सर। व्यक्ति, हाँ, एक व्यक्ति मेरे साथ रहता है, जो कुछ मैं बोलता हूँ वो उसको संकेतों से, प्रतीक भाषा में उसको जी, कम्युनिकेट या जी। संप्रेषित करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी है आपके बारे में। क्योंकि देखिए, जब हम कभी भी किसी का साक्षात्कार लेते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, वो सारी बातें ना कभी भी किसी के परिचय में लिखी नहीं होती। इसीलिए किरदार ज़िंदगी में जब हम किरदार को आमंत्रित करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके व्यक्तिगत जीवन को खंगाला जाए। और हमारे साथ एक और किरदार जुड़ गई हैं, प्रकाशी छिल्लर जी। बहुत अच्छी शिक्षिका रही हैं, शिक्षाविद रही हैं और बहुत अच्छा आपके साथ भी मेरा अनुभव रहा है, तो मैं आपका अभिवादन करती हूँ। और सर, जो अनुभव की आपने बात की, आपने अपना अनुभव बताया और आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग एक अपना नाम कमा रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि किसी भी शिक्षक या किसी भी अभिभावक की होती है। जैसा कि आपने हमें बताया, एकता वाजपेयी जी हमसे जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सर, वर्तमान की जो गतिविधियाँ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में भी प्राध्यापक के रूप में बहुत साल आपने कार्य किया है। तो सर, अ, जिस समय आपने इस काम को शुरू किया, क्योंकि ये बहुत सालों से चलता आ रहा है इग्नू, और मुझे लगता है कि पहले थोड़ा-सा आसान था या अब आसान हो गया है? मैं थोड़ी-सी तुलनात्मक मैं चाहूँगी टिप्पणी करें आप इस विषय में, क्योंकि इग्नू के बारे में कुछ बातें भी इस तरह से आजकल आती हैं सामने कि बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर जैसे पेपर होना या बाकी चीज़ें, पढ़ाई और कंसल्टिंग जो एक संवाद होता है, किसी भी बात के लिए इंक्वायरी होती है, तो कहीं न कहीं मुझे असंतुष्टि का एक भाव मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इस बात को आप थोड़ा अ, अपनी टिप्पणी के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से ज़रा हमें बताएँ कि क्या अभी भी वो कार्यरत है उसी प्रकार जिस प्रकार इतने साल पहले से ये इग्नू चल रहा था? क्या कहेंगे आप? दरअसल मैंने इग्नू 89 में जॉइन किया था। तब मैं औरोबिंदो कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहाँ मेरी नियुक्ति हो गई और मेरे लिए बड़ी दुविधा थी कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने का जो सुख है, वो एक प्रत्यक्ष शिक्षण में नहीं है। सामने विद्यार्थी बैठे हों और दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ, वहीं पर मैंने टीचिंग की, तो 70-80 बच्चे, 90 बच्चे क्लास में हों, वहाँ पढ़ाने का सुख, और इग्नू में वहाँ हम केवल नोट्स बनाते थे, अनुवाद करते थे, एडिटिंग करते थे, एक्सपर्ट से लिखवाते थे, ये सब करते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इग्नू की जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है, वो बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं। उसको तैयार करने वाले हम देश भर के विद्वानों को ढूँढ-ढूँढ कर, जिनके पास एक्सपर्टीज़ होता था, विशेषज्ञता होती थी, उनका हम लाभ उसमें लेते थे। लेकिन उस समय, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के गठन और निर्माण की जो योजना का प्रयोजन था, वो यही था कि जो विद्यार्थी देश भर में या दुनिया भर में विश्वविद्यालयी व्यवस्था के साथ जुड़ नहीं पाते, जा नहीं पाते, तो विश्वविद्यालय को उनके घर तक जाना चाहिए। ये एक कांसेप्ट था, ये एक अवधारणा थी और निश्चित रूप से उसमें इग्नू ने सफलता हासिल की। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको बता दूँ कि उस समय जो कन्वोकेशन हुआ, दीक्षांत समारोह, तो राष्ट्रपति उस कन्वोकेशन में आए। उन्होंने मंच से टिप्पणी की कि मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि इतना बड़ा फंड इस यूनिवर्सिटी को हम देते हैं, सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री से आता है, और एक विद्यार्थी एमबीए का डिग्री लेने आया, एक विद्यार्थी। तो जो जी रामा रेड्डी उसके वाइस चांसलर थे उस समय, उन्होंने थैंक्स वोट के समय एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय से मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि ये वो एक विद्यार्थी है जिसको देश की किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया, हमने एडमिट किया और इसको हमने एमबीए के रूप में तैयार किया।
तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन, हमारा जो योगदान है वो वस्तुतः यह है। अब आज इग्नू ने बहुत बड़े स्तर पर देश विदेश में, दुनिया के देशों में इग्नू के विद्यार्थी हैं। ये एक अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि अब तो यूजीसी ने या भारत सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि एक विद्यार्थी एक साथ 2-3 यूनिवर्सिटियों में अलग अलग कोर्स कर सकता है। पहले सर एक एक कोर्स बात, एक बार। जी सर एक बात जी ये भी है ना कि आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में भी व्यस्त हैं, या किसी परिस्थितिवश अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं, वैसी परिस्थिति में आप इग्नू का सहारा ले सकते हैं और आपको आपकी डिग्री मिलती है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। मैं वही आपसे जानना चाहती थी कि आज भी क्या इग्नू प्रासंगिक है? ये ही मेरा इग्नू प्रश्न है। इग्नू आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग वो हैं जो जैसे हाउस वाइफ्स हैं, मान लीजिए, उनका मन है कि भाई दिन भर हम अपना घर का काम कर लिया, बच्चों की सेवा कर ली, जो बाकी समय है उसमें हम अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ा लें। तो वो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री, ये सब, इवन शोध के क्षेत्र में भी इग्नू की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि पारंपरिक विश्वविद्यालयों के साथ साथ वो एक पूरक संस्था और व्यवस्था है जो इस दिशा में काम कर रही है। तो वो तो उपलब्धि है देश के लिए, शिक्षा जगत के लिए निश्चित रूप से। जी और हर राज्य में अब 2-2, 3-3 ओपन यूनिवर्सिटियां बन गई हैं हर राज्य में, क्योंकि उनको भी लगा कि साक्षरता बढ़ेगी, ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो शास्त्र में ये कहा गया कि मुक्ति का द्वार जो है वो ज्ञान के माध्यम से ही खुलता है। तो अशिक्षा को, अज्ञानता को दूर करना है। कोई जरूरी नहीं नौकरी के लिए कोई पढ़ाई करे, अगर वो अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपनी व्यावसायिक क्षमता के लिए, सूझबूझ के लिए, और ऐसे ऐसे तकनीकी विषयों पर ये ओपन यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, इग्नू पढ़ा रही है, वाटर रिसोर्सेज का डिप्लोमा करा देती है। इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं। और सबसे बड़ी जी बात यह है कि वो सब ट्रांसलेशन के माध्यम से हिंदी में और धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात है। ये जो बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जी 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 हमारे जी लिए अच्छी जानकारी आपने दी है। और हमारे साथ सोनिया सोनम अक्स जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सोनिया जी, बहुत अच्छी गज़लकारा हैं और पटना से बहुत अच्छे समृद्ध लेखन के धनी आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी हम हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि इग्नू और डीयू दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान हैं। और भी एकता जी भी लिख रही हैं कि इग्नू इतने पहले से वो कर रहा है जो कोविड के दौरान अन्य लोगों ने किया। इग्नू बहुत पहले से ये सब काम कर रहा है। और बीना अवस्थी दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। दक्षेश पानेरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत युवा वक्ता हैं और हमारी परिचर्चा में कई बार शामिल हो चुके हैं, तो मैं आपका अभिवादन करती हूँ। और बीएल आच्छा सर ने भी कुछ लिखकर भेजा है। उन्होंने संदेश भेजा है कि साहित्य की विधाओं और संप्रेषण पर बहुत मानक कार्य हुए हैं इग्नू द्वारा। संचार तकनीकी और प्रौद्योगिकी को लेकर भी उनकी पुस्तकें बहुत वस्तुपरक हैं। इतिहास को लेकर भी फिलहाल का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल का सर ने हमें बता दिया है। तो वाकई इग्नू बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रहा है। सर ये तो आपकी अनुभव और आपकी पढ़ाई लिखाई और आपके शिक्षण के क्षेत्र की बातें हो गई, लेकिन हम अब इन बातों से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने बचपन की तरफ थोड़ा चलें और हमें बताएं कि आपका बचपन कैसा था। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपकी बहनें आपको बड़ा भाई मानती हैं जबकि आप छोटे हैं, लेकिन शरारती कौन था घर में सबसे ज्यादा, दीदी या आप? ये बड़ा कठिन प्रश्न आपका है, लेकिन स्वाभाविक है कि मैं 5 बहनों का एक भाई रहा हूं, तो मुझे उस तरह से अगर शरारती कहूंगा तो मैं ही रहा, है ना। लेकिन जो एकदम मुझसे थोड़ी बड़ी बहन है, उसके साथ कभी-कभी थोड़े संवाद होते थे, लेकिन वो बहुत आनंददायक थे। आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जीवन के बड़े सुखद क्षण थे, वो दिन थे। पर कभी भी बहनों से मेरा वैमनस्य नहीं हुआ, मतभेद नहीं हुआ। जो मैं कहता था,
उसे वो सब सहर्ष स्वीकार करती थी। मेरी बहनें जब नौकरी करने लगीं, तो वो मुझे पिताजी से और माताजी से चोरी-चोरी भी पैसे देती थीं, कि तुम्हें दिल्ली से बाहर जाना है, टूर पर जाना है, स्कूल के साथ जाना है, तो तुम जाओ, पेमेंट पैसे सर मैं दे रही आपने हूँ। तो चोरी की बात कर दी, मेरे मन में ये ख्याल आया था कि मैं पूछूं बिस्किट कौन चोरी करता था घर में? मैडम वो स्थिति आई नहीं चोरी की इस तरह से, क्योंकि हम कुछ भी कहते थे तो माता पिताजी मेरे वो पहले से ही सारी इच्छा पूर्ति, ऐसा लगता था कि हम तो सोच ही रहे थे लेकिन वो पहले ही पूरा हो गया। मतलब ये उनका ये रहता था कि बच्चों को मैं यथासंभव जितना अधिक से अधिक दे सकता हूँ वो मैं दूं। तो इसलिए कभी मुझे याद नहीं कि हमने कभी चोरी की हो या मार पिटाई कभी, हुई भाई बहन के साथ? वो कभी-कभी होती थी, चोटी लेकिन ऐसी नहीं खींचना, कि चोटी वो खींचना, कभी-कभी तंग? कभी-कभी जी। ये सब रहता था, लेकिन नहीं बहुत सर, बहुत मर्यादा के ज़रूरी साथ। है। मुझे लगता है कि ये सब छोटी-छोटी जो यादें होती हैं, वो आपको हुँ, हमेशा जवान रखती हैं, जीवंत रखती हैं। तो बचपन बिल्कुल, में इस बिल्कुल। तरह के खेल-खिलौने ज़रूर मैं होने चाहिए और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आदरणीय रामावतार बैरवा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अच्छा, आकाशवाणी में हैं, जी, सब जानते हैं उनको और सहृदय हैं, बहुत सरल हृदय के व्यक्ति हैं और सबसे अच्छी बात है किरदार-ए-ज़िंदगी के किरदार रह चुके हैं। तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जी, जी। बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह के कार्यक्रम में किसी अ, ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं और व्यस्त तम समय से थोड़ा-सा समय हमारे लिए निकाल लेते हैं, तो सर मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी प्रकार आप सब जुड़े रहिए, बने रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। तो सर ये तो बचपन की बातें हमने कर ली और खेल-खिलौने और लड़ाई और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सर आपसे बैरवा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि अगर आप अध्यापक नहीं होते तो क्या होते? सर आपका माइक बंद है। 1 मिनट। मेरी हृदय जी। से इच्छा तो थी डिफेंस में जाने की, एयर फोर्स में जाने की, लेकिन मेरी माता-पिता और भाई-बहनें जो हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं थीं और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपनी पढ़ाई-लिखाई करो और जो तुम्हें बनना है, उस तरफ तुम जाओ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें हिंदी में जाना है, नियति मुझे ले गई। आप देखिए भाग्य ने, क्योंकि वो जो मैंने अभी पहले कहा भाग्यम फलति सर्वत्रम, तो भाग्य मुझे ले गया उधर। बचपन से हिंदी के प्रति मेरा रुझान था, अभिरुचि थी और मैं यत्र-तत्र कुछ-कुछ लिखता भी था, कुछ-कुछ प्रकाशित भी होता था। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ईश्वर ने उस मार्ग पर अग्रसर कर दिया। अगर मैं टीचर न होता, तो शायद हो सकता है मैं डिफेंस में होता। ये मुझे लगता है। बहुत बढ़िया सर, मुझे लगता है जिस तरह से आपने शिक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई, वैसे ही आप डिफेंस में भी होते, तो देश के लिए बड़े-बड़े मेडल आप लेकर आते और देश का नाम बहुत रोशन करते। मेरे अंदर से ऐसी भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमारे साथ प्रकाशी छिल्लर जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने लिखा है कि वैभवी जी, आपकी जो प्रश्नात्मक शैली है, वो सबको बचपन के स्मरण की ओर ले जाती है। तो हमारा एक सेगमेंट होता है प्रोग्राम के दौरान, कार्यक्रम के दौरान कि हम सिर्फ व्यक्ति के उन बातों पर चर्चा ना करें जो कि या तो किताब में है या कुछ व्यक्तिगत लोग आसपास हैं तो वो जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ उन अनछुए पहलुओं पर भी हम चर्चा करें जो किसी को पुरानी यादें की ओर यादों की ओर लेकर जाए या कभी मन को गुदगुदाए। तो मैं सर आपसे एक बात जानना चाहूँगी, आप इतने अच्छे छात्र भी रहे हैं, आप शिक्षक भी रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी महिला मित्र भी होंगी उस ज़माने में। तो क्या कोई महिला मित्र आपको आज भी याद हैं या कोई भी मित्र अगर महिला मित्र की बात मैंने ना करूँ कि क्या वो जुड़े हुए हैं आपसे क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन वगैरह और व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया थी नहीं। बहुत सारे लोग बिछड़ भी जाते थे। तो क्या कभी किसी से मिलना हुआ फ़ेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या वैसे भी अगर कोई याद आप हमसे शेयर करना चाहें तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएँ। बहुत सारे मेरे मित्र, ये कुछ ये भी मुझे लगता है कि ईश्वरीय अनुकंपा है
कि बीए के एमए के दौरान जो मेरे क्लासमेट रहे, जो मेरे सहपाठी रहे, उनमें बहुत सारी महिलाएं भी रहीं। वो सब जितनी, मतलब सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी बड़ी संख्या में वो अभी भी हमारा उनसे संवाद है, मिलना जुलना है, पारिवारिक स्तर पर आना जाना भी है। उनके यहाँ कोई उत्सव हो, हमारे यहाँ कोई उत्सव हो, तो ये जाना आना है। बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर चले गए, देश से बाहर चले गए, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन दिल्ली में अभी भी, और अलग अलग प्रोफेशंस में, जैसे बहुत सीनियर लॉयर हैं, वकील हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, और कुछ लोग बिजनेस क्लास से भी जुड़े हुए हैं, वो भी हैं। तो ऐसे रहे हैं। और मेरे बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी मित्र भी हैं। जो विद्यार्थी, मैं ये मानता हूं कि जो विद्यार्थी अब आत्मनिर्भर हो गए, सेवा में आ गए, लेक्चरर हो गए, रीडर प्रोफेसर हो गए, उनमें बड़ी संख्या, क्योंकि हिंदी विषय जो है ना, वो अधिकांशतः लड़कियों का विषय माना जाता है, अधिकांशतः, कि भाई उसमें माता पिता भी कहते हैं कि भाई डिग्री हासिल कर लो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ऐसी बहुत सारी मेरी छात्र मित्र हैं, शिष्याएं हैं, जो कॉलेजों में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर हैं, और लगातार वो मेरे संपर्क में है। और मैंने एक जी संस्था, भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली सांध्यकालीन हिंदी संस्थान, इसके साथ साथ एक विधि भारती है, संतोष खन्ना जी चलाती हैं, उससे भी मैं संबद्ध हूं। उससे भी बड़ी बात, मैंने 2006 में एक संस्था बनाई हिंदी की, उसका नाम है नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी। नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी देश विदेश के लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, ट्रांसलेटर, हिंदी ऑफिसर, इंटरप्रेटर, ये सब इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मोर देन 600 से ज्यादा लाइफ मेंबर हैं, और वार्षिक सदस्य तो होते ही हैं। प्रति वर्ष हम नेशनल सेमिनार करते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार करते हैं, मंथली डायलॉग्स, संवाद करते हैं, ये सब रहता है। तो बड़ा वर्ग है देश विदेश में। मेरी कई छात्राएं, जैसे तो मॉरिशस सर, में। हम अगर इस बात को समझें कि इतनी रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जो गतिविधि है वो लगातार चल रही है, जिस गतिविधि की मैं बात भी करना चाह रही थी, लेकिन सर एक प्रश्न जो है वो मैं चाहती हूँ कि जरूर मैं आपसे बात करूं इस बारे में। सर, विदेशों की तरफ एक युवा वर्ग जो है वो बड़ा रुझान रखता है, और मुझे लगता है कि हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है। तो एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, अगर ये टीस है मेरे मन की या किसी और के मन की, तो इस टीस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? नहीं, ये आपकी जो पीड़ा है ये मेरी भी है। वो इसलिए है मेरी, मैं ऐसे सोचता हूं कि हम बहुत कम पैसों में बच्चों को उपाधि देते हैं। हमारी जो शिक्षा है वो बहुत सस्ती है, दुनिया में इतनी सस्ती शिक्षा कहीं नहीं है। मैंने तो जब बीए की थी, ग्रेजुएशन की थी, तो 150 रुपये महीना फीस थी, आप सोचो। और ये प्रतिभा जो देश के काम आनी चाहिए, वो पढ़ लिख कर, उपाधि लेकर विदेशों में जाकर पैसे के पीछे भागते हैं। ये एक पीड़ा तो है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है अब युवा वर्ग को ये बात समझ में आने लगी है कि हम अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिभा का अगर लाभ अपने देश में दे सकें, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में जो बच्चे हैं, अब वो पढ़ लिख कर अपने ही देश में डॉक्टर बनकर काम करना या सेवा करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और पूरी दुनिया की स्थितियों को देखते हुए सुरक्षित और बहुत विश्वस्त हम अपने देश में ही पाते हैं, तो ये एक तकलीफ है। हालांकि एक दृष्टि प्रतिभा पलायन के बारे में न सोचकर प्रतिभा प्रतिष्ठा की बात भी करती है कि भाई हमारी जो प्रतिभा है वो अगर दुनिया में जाकर अपना परचम लहरा रही है, तो वो भी एक अच्छी बात है, उपलब्धि है। हमारे बहुत से देश के ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने वहां दुनिया में जाकर दिखाया कि हम भारत के प्रतिभाशाली लोग हैं और वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जी मुझे लगता है कि अब हमारे देश में हमारी ज्ञान परंपरा को फिर से उद्घाटित करने, फिर से मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अब हमारे पास समय थोड़ा-सा कम है, और मैं चाहूँगी कि आप जल्दी-जल्दी, कहते हैं ना कि 1 मिनट में 100 न्यूज़ टीवी पे दिखा दिया जाता है, तो मैं चाहूँगी कि वैसे ही आप उत्तर दें। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आपका क्या रहा है? जीवन का लक्ष्य मेरा एक सुसंस्कृत नागरिक बनकर मैं समाज की और देश की सेवा कर सकूं।
वाह! क्या बात है सर, बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की? सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि मुझे ईश्वर ने 2 बेटियाँ दी हैं और वो दोनों बेटियाँ मेरा गर्व हैं। बिल्कुल, मेरी बेटी मेरा अभिमान, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और प्रेरणा जी। के कौन से स्रोत रहे हैं आपके जीवन में? प्रेरणा के स्रोत मैडम बच्चे रहे हैं, वाइफ रही है, माता-पिता रहे हैं, बहनें रही हैं, मेरा पूरा परिवार, क्योंकि मैं क्या बात है सर! परिवारजीवी व्यक्ति हूँ। सर, ऐसा लग रहा है कि हम केबीसी खेल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, और बहुत आसानी से आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। और वर्तमान जी। में अगर खुशी की बात करूँ तो आपके जीवन में क्या है? वर्तमान में मेरी खुशी ये है कि मैंने जो-जो सोचा था, ईश्वर ने मुझे उसकी उपलब्धि कराई है और मैं अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट हूँ और बेहतर कुछ कर सकता हूँ, तो उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। सर, जीवन का क्या उद्देश्य है आपका? जीवन का उद्देश्य किसी को मेरे कारण पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो और मैं किसी के काम आ सकूँ, किसी की सहायता कर सकूँ, किसी का मार्ग प्रशस्त कर सकूँ, वो मैं उसके लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। मेरे बच्चे अधिकार से जो शिष्य हैं, अधिकार से कभी भी मुझे फ़ोन कर लेते हैं। सर, आपसे एक सवाल बैरवा जी पूछ रहे हैं कि भविष्य की कोई योजनाएँ अगर हैं तो आप ज़रूर हमें बताएँ। अभी कुछ पुस्तकों पर काम चल रहा है और मैं मुझे एक एक अच्छी सूचना ये है मेरे पास कि मेरे पास अभी अपनी व्यक्तिगत जो पुस्तकालय है मेरा, उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें हैं। तो मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए वो खुला रखा हुआ है, जिसको काम करना है, रिसर्च करनी है, पढ़ना-लिखना है, किताब लेनी है, एक डायरी रखी है, किताब ले जाओ, एंट्री कर जाओ, वापिस करो, काट जाओ, उसमें से अपना नाम। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना अधिक से अधिक सहयोग शिक्षा की के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में कर सकूँ। अभी मेरी 2-3 पुस्तकें प्रेस में हैं, वो जिनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक पुस्तक है मेरी आओ अनुवाद सीखें। तो उसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसलेशन इस पर मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कोई बढ़िया। हमारी गहराई सचिव जी ने भी लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले उनका संदेश में पढ़ रही थी कि उन्हें भी अनुवाद का बड़ा शौक रहा है और उन्होंने अपने समय में डिप्लोमा किया है। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रश्नों के उत्तर, छोटे-छोटे प्रश्न जो होते हैं वो आपके व्यक्तित्व को और निखारते हैं और उनके करीब हम जा पाते हैं। तो अगर आशाएँ और सपनों की बात करूँ तो क्या बोलेंगे आप? आशा ये है कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ उसको पूरा कर पाऊँ। मेरे सपने ये हैं कि मैं शिक्षा जगत में मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है, वो मैं संक्षेप में बता दूँ। मैंने एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेदास जिसको हिंदी में वेद मंजूषा, ये काम न भूतो न भविष्यति है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने लगभग 17 साल जीवन के उस काम में लगाए हैं। उसमें क्या किया, चारों वेदों की ऋचाओं को मिक्स कर दिया, फिर उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया, वर्ण क्रम से, कोश क्रम से और हर ऋचा का पहले डायक्रिटिकल दिया ताकि विदेशी उसे पढ़ सके संस्कृत की ऋचा को, फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और 17वां खंड 17 खंडों में छपा है। वो 17वां खंड जो है, वो 16 खंडों में कहाँ क्या रखा है, उसकी जानकारी है। अगर आपको पर्यावरण पर ऋचा चाहिए, तो कौन-कौन से वेद में और किस-किस खंड में कहाँ-कहाँ उपलब्ध है। तो रिसर्च एक तरह की वो है। तो मैं सर, ये उसमें पुस्तक कहाँ कहाँ मिल सकती है अगर कोई पढ़ना चाहे ये तो? एक एक नीता प्रकाशन है साउथ एक्स में, उन्होंने छापी है और एक वेद प्रकाश जी थे उन्होंने संस्कृत का पूरा कार्य देखा और मैंने उनके साथ मिलकर 17 साल उनके साथ लगाए। हालाँकि बीच में दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया, जो पब्लिशर थे उनका भी निधन हो गया। फिर बाद में हमने 3-4 साल लगाकर उस कार्य को पूरा किया और वो दुर्लभ संग्रह के लिए अगर आप समझेंगे विदेशों से उस किताबों को उस पूरे 17 खंडों को खरीदने की लालसा-लिप्सा लोगों के मन में है। सर, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपके जीवन की चुनौतियों की बात करूँ, अगर मैं पूछना चाहूँ, तो आप अपनी कौन-सी चुनौती के बारे में हमारे पास ज़िक्र करेंगे? लेकिन हमारे पास समय थोड़ा कम है सर। मैडम चुनौती मैं मुझे कोई चुनौती उस तरह लगती नहीं। कभी-कभी क्या होता है कि आपकी उपलब्धियों से, आपकी सफलताओं से कुछ लोगों के मस्तिष्क में कुछ ईर्ष्या होती है, कुछ राग-द्वेष होते हैं। ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, मानवीय स्वभाव है। ये इस तरह की चुनौतियों को मैं देखता हूँ, तो मैं बड़ी सहज प्रकृति से उनको देखता हूँ और मुझे लगता है कि रहीमन चुप है बैठिए,
देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। क्या बात है सर, बहुत खूब सर। और अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा कैसे किया जाए, उसके लिए जो कुछ संभव हो उस पर हमें काम करना चाहिए। ये बिल्कुल किसी सही कहा साथी आप। ने जी, किसी साथी ने जी, लिखा है कि हिंदी को लड़कियों का विषय कहना उचित है कि नहीं। मेरा जी, जी, जी। अभिप्राय केवल इतना है कि हिंदी में आज भी प्रतिशत कन्याओं का, लड़कियों का, बेटियों का बिल्कुल एक बात और ये ज्यादा। होती है ना कि सर आप आपके बस का साइंस नहीं है, ये एक मनोवृत्ति है कि आपके बस का मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस नहीं है, तो आप हिंदी पढ़ो। ये हाँ ये एक टाइम था जब इस तरह का कल्चर चलता था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती तो हिंदी पढ़ो। जी तो जी। इस संदर्भ और में इन्होंने एक कहा है, और एक ऐसा और बिल्कुल नहीं है। अब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और शानदार आयोजन लिखा है सर ने। और सर सबने आपको इस ग्रंथ के लिए, जिसके लिए आपने 17 साल दिए, बहुत सारी जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी। और मैं भी जी जी अपनी जी। टीम की ओर से, अपने पटल की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार उस ग्रंथ को आप सब लोग जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो कितनी विशद और कितनी बृहद है। ये मुझे लगता है हमें देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी अगर है, जीवन से मृत्यु तक, वो सब कुछ वेदों में संग्रहित है। तो वेद तो खजाना है हमारे, हमारी दृष्टि और हमारे दर्शन का। बिल्कुल सही कहा सर, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इतनी देर हमारी बातचीत हुई और लग रहा है कि समय रुक जाता थोड़ा, और रुक जाता तो कुछ और बातचीत हमारी हो पाती, लेकिन हमारे पास अभी समय थोड़ा कम है। लेकिन अ, अगली बार हम फिर किसी नए किरदार के साथ आएँगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। और आदरणीय टंडन सर, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आपकी अपना समय आपकी निकाला। आवाज मुझे नहीं आ रही मैडम। मेरी आवाज़ आ रही है, शायद किसी का फ़ोन आया होगा आपके पास, तो इसीलिए मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपने अपना अनुभव, आपने इतने सुंदर-सुंदर संदेश हम तक पहुँचाए। यही हमारी ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किरदार ज़िंदगी का कार्यक्रम लगातार चलाते आए हैं। 173वें कड़ी में आपका पुनः अभिवादन करती हूँ और मैं एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहे। अगली बार नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और आदरणीय टंडन सर का विशेष आभार। मिलते हैं अगले बुधवार।